नहीं गणेश, ये सब पे इतना ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। क्या चीज किसके साथ इक्वल होगा? कोई चीज कोई के साथ भी इक्वल नहीं होगा। डोंट ट्राई टू बी एन एक्चुअरी योर सेल्फ। बोलो यस। डेटा मिलेगा, डेटा यूज करो, दैट्स इट। हेलो, आप रेडी? मैं आगे बढ़ा रहा हूं बेटा। 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक था, 2 मिनट का। ठीक है, प्लान असेट टू बैंक लिख दिए बोर्ड पे। तो सर ऐसे बताओ कि हर साल करेंट सर्विस कॉस्ट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एम्प्लॉई काम करता जाएगा। हर साल प्लान असेट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन, थैंक यू बेटा, थैंक यू, दिल रखे आप, जैसे जैसे कंपनी कंट्रीब्यूशन करता जाएगा या बढ़ाता जाएगा। धीरे धीरे एम्प्लॉई, ये बात हम 3:45 पे लिखाएंगे। बीच में मुझे कुछ पढ़ाना है। धीरे धीरे जब जब एम्प्लॉई रिटायर करता जाएगा ना, बिकॉज एम्प्लॉई एक साथ सारा एम्प्लॉय 1 लाख एम्प्लॉय आज ही रिटायर कर जाएगा एक साथ, है ना। बुढ़ा एम्प्लॉय पहले रिटायर होगा, कोई पहले मर जाएगा एक्सीडेंट से। तो जैसे 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 एम्प्लॉय लोग रिटायर या मरता जाएगा, वैसे वैसे प्लान असेट से उनका ग्रेचुइटी हम पेमेंट करता जाएगा। दोनों एक साथ गिरेगा। दोनों जब इसके चलते गिरेगा ना, इसके चलते इक्वल अमाउंट से गिरेगा। खाली हाँ बोल दो ताकि हम 3:45 पे ये बात बोलें तो ना निकले। इसके चलते दोनों इक्वल अमाउंट से गिरेगा, क्योंकि जब मैं पेमेंट करूंगा लाइबिलिटी का 1 लाख, तो असेट से पेमेंट होगा। वो तो इवन LIC खुद ही पेमेंट कर देता है, चेक भी साला खुद ही फाड़ देता उधर से ही। लेकिन प्लान असेट और लाइबिलिटी दोनों एक साथ एक बराबर गिरेगा इस चीज की वजह से। बट यहां तक थोड़ी देर बाद में। कॉपी में लिखो। हाँ बेटा, हाँ आई। हम सोचे थे बहुत दिक्कत होगा हमको पढ़ाने में, नहीं हो रहा है। थैंक यू आपकी रिसेप्टिवनेस की वजह के लिए बोल रहा हूं। आप सुन रहे हैं प्यार से, थैंक यू। डेफर्ड टैक्स वाले में भी सुनना ऐसे प्यार से। डेफर्ड टैक्स तो बच्चे लोग पहले ही समझने लग गए थे। डेफर्ड टैक्स तो पुराना है, वो तो पिछला बार ही इंट्रोड्यूस हो गया था। माने हो गया उसको तो इंट्रोड्यूस हुए कई साल, वो हो जाएगा। ये है इम्पेयरमेंट है नया, 27 है और 23 है नया बोलने से। क्या लिखा? आपको क्या लगता है? सुनना, आपको क्या लगता है? कंपनी जो कंट्रीब्यूशन कर रही है 4 लाख 5 लाख करके हर साल, वैसे ही पड़ा आइडल मनी है? वो तो इन्वेस्ट हो रहा होगा, चाहे LIC के थ्रू से ही हो। LIC भी तो आपका पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। आपने सुना होगा LIC को भी आप जो पैसा देते हैं आपको मिला के फिर बाद में ज्यादा पैसा देता है। वो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ज्यादा पैसा देता है ना। तो आपका पैसा लगातार बेसिस पे इन्वेस्ट होता रहता है, मिला हुआ पैसा री इन्वेस्ट होता रहता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है, जो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। तो एक्चुअली जो होता है ना, जो प्रोफेशनल बंदा, वो कंपनी को बता देता है कि भाई हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके प्लान असेट से आपको साल का 11% रिटर्न आएगा, 6% आएगा, 9% आएगा। ये हो सकता है कि जो डिस्काउंटिंग रेट था ना आपका, उससे अलग हो सकता है सेम भी हो, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट जो होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड का होता है। ये आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है, ये आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। और इसमें क्या होता है ना बच्चों, थोड़ा सा भारी भारी चीज है, थोड़ा सा कोशिश करके समझ लेना। ओके, मेरा थैंक यू बर्बाद नहीं जाए। हम थैंक यू बोले आपको अभी,
ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट, उसमें कैपिटल गेन नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलता हूं, उसमें इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम भी आता है, उसमें कैपिटल गेन इनकम भी आता है, बढ़ता है ना शेयर का दाम, डिबेंचर का दाम, तो कोई चीज में भी इन्वेस्ट किए, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किए तो उसका दाम भी तो बढ़ता है ना। और उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी लगता है, क्योंकि एक्चुअली इतना सब कुछ मैनेज करेगा। जैसे म्यूचुअल फंड को आप देते हो पैसा मैनेज करने के लिए, लेता है ना 1.5-2% मैनेजमेंट फीस। जो लोग थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में जानता है वो लोग बोलना हाँ सर लगता है। आप किसी से भी फंड मैनेज कराओ, कुछ तो वो लोग फीस लेगा ना, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी लगता है। तो क्या होता है, एक्चुअली बोलता है इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड इनकम मान लो 2%, कैपिटल इनकम गेन मान लो 7%, और मान लो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा इज 1%। तो वो बोलेगा ऑन एन एवरेज हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका प्लान असेट आपको 8% रिटर्न देगा। फिर एक्चुअल में वो 8 से कम बेसी हो सकता है, पर एक्सपेक्टेड है आपका 8%, और ये शुरू में बता देगा। तो जैसे आप करंट, जैसे वो ओपनिंग लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट निकालते थे ना, वैसे इस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालेंगे। बोलिए, समझे? तो मान लो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट है 40,000 रुपया, ये हम कंट्रीब्यूट करके लाए हैं 40,000 रुपया, और एक्चुअली बोला 8% का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो 2,000, 3,200, 2,400 कैसे आया? अच्छा वही बोला, क्या हुआ, 3,200। अगर आप बोल दिए तो पक्का बड़ा वाला थैंक यू वेरी मच, नहीं बोले कोई गुनाह नहीं, हम बोलेंगे ऐसे यू हैव मेड मी हैप्पी। ये 3,200 रुपया को एक इनकम की तरह रिकॉर्ड करना है, ठीक है? तो हम लोग बोल देंगे टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट, इनकम हो गया। जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम, सब मिलाकर के एक नाम दे दिए, इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। पैसा अभी मिला नहीं है, क्योंकि पैसा मिलता, मैं बोल दूंगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता, हाँ मैं बोलना नहीं चाहता, वो आंसर भी दे दिया बच्चा, मेरा क्वेश्चन भी नहीं सुना साला, थैंक यू बेटा। ये एसेट साइड में किसको इंपैक्ट करेगा? एसेट साइड में। अब तो एकदम ऑब्वियस हो गया, मेरा मुंह से ही निकाल दिया सब कुछ तुम लोग। प्लान असेट इससे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इनकम क्रेडिट, याद नहीं क्या लाइबिलिटी बढ़ जाता था जब इंटरेस्ट डेबिट होता था, तो सेम ही तो चीज है। प्लान असेट बढ़ जाएगा जब जब इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, आएगा बोल दो, इनकम लिखेंगे बोल दो, नीचे लिखो, गुड बॉय। दिस इज कंप्यूटेड by considering ये 3 ठो नाम ऐसे टेबल बना के, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम सामने में 2% लिख दो, कैपिटल गेन सामने में 7% लिख दो, एडमिन चार्जेस सामने में ब्रैकेट में 1% लिख दो। ये एग्जाम्पल है 27 और -1, आपके क्वेश्चन में अलग रहेगा। कोई क्वेश्चन में तो ऐसा ब्रेकअप देगा, कोई क्वेश्चन सीधा 8 लिख के दे देगा, ज्यादातर 8 लिख के ही दे देगा, घबराना मत, बस खाली सीखते चलो। बहुत पढ़े आज, सुंदर सुंदर पढ़ाई, ठीक है? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा? ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, 40,000 तो अमाउंट था, हाँ 40,000 तो अमाउंट था। प्लान असेट बोलते, कंट्रीब्यूशन अमाउंट से प्लान असेट बन गया। प्लान असेट का ओपनिंग बैलेंस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आ जाएगा। अब कभी कभी, बहुत कम, कभी कभी इंस्टीट्यूट गेम खेलता है, इंटर के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए पर वो खेलेगा। वो बोल देगा कि
40,000 मेरा ओपनिंग में कंट्रीब्यूशन था। इस साल के मिडिल में हम 10,000 और कंट्रीब्यूशन किए हैं। 6 मंथली कंपाउंडिंग करना है। क्या बोला? हड़बड़ाओ मत, आंसर मत निकाल अभी, वेट कर। 6 मंथली कंपाउंडिंग करना है, 6 मंथली, और 4% करके करना है। ये जो आंसर है वो 8.16। सर इसको छोड़ दो एक बार, हाँ एक बार यहां पे आ जाओ, फिर मैं 8.16 का लॉजिक देता हूं। प्यारा है लॉजिक, पहले इस पे दिमाग लगाओ। कैसे निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न? अगर मैं बोलूं 6 मंथली कंपाउंडिंग रेट इज 4%, 6 मंथली कंपाउंडिंग रेट इज 4%, और 2 फिगर दिया, 40,000 इज ओपनिंग फिगर, मिडिल 10,000 इज कंट्रीब्यूटेड इन दी मिडिल ऑफ द ईयर। वो हम कंट्रीब्यूट के सम में बोल दिया, फाइनल में ऐसा क्वेश्चन आता था, अब इंटर में आएगा। और 4% का मेरा 6 मंथली कंपाउंडिंग है। कैसे निकालोगे बोलो? लो मैं ऐसे करके बोलता हूं, ओपनिंग बैलेंस 40,000, 40,000 पे 4% निकाल लोगे? निकाल मेरे साथ निकाल, कैलकुलेटर मार। 1600 ऐड कर देंगे, और 10,000 और ऐड कर देंगे, 10,000 और ऐड करेंगे, और ये दोनों सेम टाइम पे ऐड हो रहा है। ये इनकम के नाम का और ये कंट्रीब्यूशन के नाम का, और दोनों ही प्लान असेट को बढ़ाएगा। तो सब मिलाकर के हो गया 51,600। इस पे और 4% लगा देंगे तो आ गया 2064। ईयर एंड में प्लान असेट हो जाएगा 53664। क्या ये रॉकेट साइंस था? नहीं था ना सर। 6 मंथली कंपाउंडिंग देना चाहिए क्या उनको? नहीं देना चाहिए। अगर एग्जामिनर गंदा होगा तो देगा, बट इतना दिक्कत भी नहीं था। आप लोग 20-20 साल की उम्र के बच्चे हैं, समझ में तुरंत आना चाहिए कि क्या दिक्कत है। अब एनी गेस हमें 8.16 क्यों लिखा? बाकी लोगों को दिमाग लगाने दे, अलग से थैंक यू। छोड़ दिया? इंट्राडे किया आज? पक्का? ऐसे बोल, मैं कसम खाता हूं। बोल ना, मैं कसम खाता हूं कि मैं आगे से कभी इंट्राडे नहीं करूंगा। गुड। मेरी वाइफ गंगा जल हाथ में दे करके मेरे को कसम खिलवाती, तीसरा दिन टूट जाता है। बट बहुत कम कर दिए हम, ऑलमोस्ट जीरो। नहीं, हम तो सडनली किए। नहीं, हम तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करते हैं, इंट्राडे का बाप। वो छोड़िए ना। सी नोज कि दिस इज बैड एंड इन्वेस्टमेंट इज गुड, दैट्स इट। एनीवे 8.16 क्यों लिखे सर? 4 रुपया और 4 पे 4% 16 रुपया। 4 का 4% ही 16 पैसा। नहीं समझे क्या? 4 का कि पहला 4 दूसरा 4 तो 4 4 8, और दूसरा वाला जब आपको 4 मिलेगा ब्याज का, तो पीछे वाले 4 पे 4% भी तो मिलेगा। 100 पे तो 4 मिलेगा ही। समझ गए कि और समझाएं? समझ गए ना? तो इसको बोलते 8.16%। तो 4 into 4 ऐड होता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा ना 10.25% एनुअल, आप बोल देना 5% हाफ ईयरली। 5 5 10 और 5 5 जा 25। अरे नहीं समझे? 5 5 तो 10 हो गया इधर में बड़ा वाला, उधर वाला 5 पे 5%। आखिरी 6 महीना में 5 पे भी तो 5% मिलेगा। अगर मैं आपको 12.36 बोला, 12 हो गया 6 6
और 6 पे 6% 36 पैसा। बाबू हाँ बोल दे। तो ये आप ऐसे करके निकाल लेना, अगर मैं कभी मांगा आपसे तो, नहीं मांगा तो आगे चलते हैं और क्या। नीचे लिखो, दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न, यस माई सन, उज्जवल तुलसियान आप राइट हैं। क्या लिखा? दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न इज एन इनकम and it increases। इनकम तो क्रेडिट होता है, डेबिट कौन होगा? इंक्रीजेस प्लान असेट। अब मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, आपको कॉपी करने का मन है तो करो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो इसको। क्या नाम दिए बेटा? प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। जानते हो ये जो इनकम हम लोग लिखे ना, जैसे पिछले सम में ये इनकम हुआ 3664, ये देखिए ना, ये 1600 रुपया और ये 2064 मिला दिए तो 3664। तो हम लोग एंट्री मार देते हैं ये वाला 3664, हमारी नहीं लिखो मत, एंट्री मत, अमाउंट मत लिखो, हमारा प्लान असेट बढ़ जाता है और ये इनकम चला जाता है। इसको पीएल में ना इनकम साइड में नहीं दिखाया जाता, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को ही लेस कर दिया जाता, उसी का तो प्लानिंग चल रहा है ना, उसी के लिए ही तो मिल रहा है। तो अलग से अदर इनकम में नहीं आता, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के ब्रैकेट में आता है। ऑन शेड्यूल 3 लव्स ब्रैकेटिंग लिखो, हालांकि शेड्यूल 3 का माल नहीं है, एएस का माल है, लिखो क्या लिखा? दिस एंड इंक्रीजेस, वहां थोड़ा सा जगह है नहीं है तो नीचे लिखो, इन द पी एंड एल हाउ एवर, नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, इन द पी एंड एल हाउ एवर। बढ़िया पढ़े भाई आज, हम बहुत खुश हैं। इन द पी एंड एल हाउ एवर वी show it by, we reduce employee benefit expense by the amount of एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। इसको नहीं, बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्ट, ये कॉपी नहीं करना अभी, बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। जिसको इनकम बोले थे, इनकम साइड में नहीं दिखाना, एक्सपेंस को लेस करके दिखा देना है। एक बार इस 4 चीज को देख लो, फुल फॉर्म में बोलो। करेंट सर्विस कॉस्ट है 4000 रुपया, इंटरेस्ट कॉस्ट निकला मेरा 600, पास सर्विस कॉस्ट जो पीएल में जा रहा है, ये खाली पीएल का माल दिए हम, वो है 2000, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट है 390 ब्रैकेट। अगर हम इसको नेट कर देंगे, जो भी आएगा ये पी एंड एल में चला जाएगा। माहौल बन रहा है सर, ये पी एंड एल में चला जाएगा। अब देख कुछ लिख रहा हूं, मेहनत करना, अच्छा बोल रहे हो, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। भले मार्केट में बहुत नुकसान लगा हो कल, बट फिर भी हम बहुत खुश हैं। मार्केट आया, हम लोग का नहीं आया। इधर आ,
देख तो 17,000 डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन तो समझ में आता है। अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट लेस करके दिखाना, ये तो हम बोल ही चुके थे। अब एक नया चीज बोल रहे हैं कि ये जो प्लान असेट भी होता है ना, जो ऐसे असेट है पर बैलेंस शीट में असेट साइड में मत दिखाना, उसको भी लायबिलिटी में जो आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होगा ना, उससे लेस कर नोट्स ऑन अकाउंट्स में ऐसा बना देना, पर फाइनल फिगर बैलेंस शीट में एक की जाएगा। हाँ, चाहे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होगा, चाहे वो प्लान असेट होगा। माने अगर ये बड़ा रहा तो लायबिलिटी रहेगा, ये बड़ा रहा तो असेट हो जाएगा। ये चीज समझ पाए? ये आया 1,000, 1,000 आया, बैलेंस शीट में 1,000 जाएगा। क्या नाम से? डिफाइंड बेनिफिट ऑफ प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, जो तुम लोगों ने उस वक्त बोल दिया था। तो हम एक नया लेक्चर आपको अभी और दे दिए बोलते बोलते कि बैलेंस शीट में प्लान असेट को असेट साइड में नहीं दिखाते, डीबीओ से लेस करके दिखाते हैं। जैसे डीटीएल डीटीए में आप लोग नहीं बोले थे क्या? जैसे इस केस में आप नहीं बोले थे क्या? इसमें भी बोल दीजिए ना, आपका क्या जाता है। जे हो गया ना, अब जे आएगा, लिखो प्लान असेट, नहीं, प्लान असेट बैलेंस, प्लान असेट बैलेंस, प्लान असेट बैलेंस is not shown in the asset side. It is shown by way of reduction from the defined benefit obligation, और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का नाम है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, वही प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो सर बहुत चीज पढ़ लिए, पर हम 3 चीज पढ़ा के फिर क्लोज करेंगे। तो एकदम समेट के जा रहे हैं एक तरह से। आप एकदम ठीक ठाक हैं? इसको पढ़ लेंगे ठीक से एकदम, घर में एक बार हम रीडिंग करके आएंगे कल, तो कल हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सम कितना बना पाएंगे नहीं मालूम, बट कंप्लीट कर लेंगे पूरा। वो बाकी सब जो बच गया वो सब भी हो जाएगा। बाकी में दम नहीं है, तो 90% है। हम लोग 70-75 कर लिए। बहुत डिसेंट पढ़ाई हुआ, थैंक यू। के हम बोले 3:45 के आसपास मेरे को कुछ पढ़ाना है। बोलो तो क्या था? बोलो, वही चीज रिपीट करेंगे बस। गिरेगा गिरेगा इक्वल अमाउंट से, याद आया? हाँ, वो क्या था? हाँ, लिखो बेनिफिट पेड या ग्रेचुइटी पेड। यस सर। थक गए कि ठीक है? ठीक है ना? इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा कि बहुत कैसा कैसा चीज पढ़ रहे हो, मतलब हाइट एकदम। हाँ, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। फाइनल का बच्चा लोग नहीं सुना हुआ रहता है। जब पहली बार फाइनल में आया, बोले सर ये क्या पढ़ रहे हैं। ऑडिट करने जाते हैं, बोले सर हम लोग को तो ऑडिट में भी नहीं दिखा कभी भी। हम बोले ऑडिट में दिखा होगा। एक फिगर डायरेक्ट, एक तो पेपर आता है एक्चुअली का, वो पेपर को देख के एंट्री मार देता है। बोला सर हम लोग तो एनालिसिस भी नहीं करते इसका, खाली पेपर हम लोग का ऑडिटर बोलता है, हमारा बॉस बोलता है पेपर से पेपर मिला लो। मैंने पेपर मिला लो, कॉपी और एंट्री में फिगर मिला लो। हम लोग आ जाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आया क्या चीज है। ये सब वो एक्चुअली बना के देता है। ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, एक्चुअली बना के देता है। लिखो
क्या लिखा? बेनिफिट पेड। पहले लिखो दिस इज पेड आउट ऑफ, माने ग्रेचुइटी पेड, एक ही बात है। बेनिफिट इज ग्रेचुइटी। पहले बोलो दिस इज पेड आउट ऑफ प्लान असेट, कैश नहीं, प्लान असेट। और प्लान असेट हम कैसे बनाए थे? कंट्रीब्यूशन कर करके वहीं से बेनिफिट का पेमेंट हो जाएगा, ग्रेचुइटी का पेमेंट वहीं से हो जाएगा। हमको और रुपया पेमेंट नहीं करना होगा, हम तो कर रहे हैं ना हर साल। अरे हम कर तो रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे तो रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न उसमें आ तो रहा है, प्रॉफिट बढ़ तो रहा है, उससे दो ना पैसा, फिर मेरे पास काहे आते हो? तुम खाली बोलो एनुअली हमको कितना कंट्रीब्यूशन करना है, बोलो बाकी हम संभाल लेंगे। कभी कम बेसी कंट्रीब्यूशन करना होगा बोलो ना, हम कर देंगे, पर उसके लिए फिर मेरे पास मत आओ सर इतना ग्रेचुइटी देना है, तो दो ना, वहां तो होगा पैसा। जला बत्ती। क्या लिखा? दिस इज प्लान असेट, फुल स्टॉप। सो बोथ, बोलो आगे मैं क्या बोलने वाला हूं? प्लान असेट एंड डीबीओ। अब तो आप लोग डीबीओ भी बोलने लग गए हो, थैंक यू। बोथ प्लान असेट एंड डीबीओ डिक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? लिखो पहले, बोथ प्लान असेट एंड डीबीओ डिक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट। एक बार इधर देख, मान ले मेरा प्लान असेट है, देखो अभी प्लांट लिखा दिया, मान लो मेरा प्लान एसेट है 14,000 करोड़ रुपया का, 14,000 रुपया पकड़ लेना, और मान ले मेरा डीबीओ है 14,930 रुपया का। अनअमोटाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट नहीं है, यही दोनों है। हमने ग्रेचुइटी इस साल पे किया 1,300 रुपया, 1,300 रुपया से दोनों गिरेगा। मेड माई डे सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत कमजोर चैप्टर पढ़ रहे हो 4:30 बजे, नहीं समझे, और बहुत स्ट्रांग चैप्टर पढ़ रहे हो 2 बजे। कोई साला कंपैरिजन नहीं है दोनों का। नहीं समझो मैं क्या बोल रहा हूं, औकात है इसकी, रोज काम आने वाला चीज है, मतलब कंपनियों के। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने अपनी लाइफ में एक नहीं देखा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये है हैपनिंग चीज, सिलेबस में लाया, अच्छा किया। थोड़ा मेरे ऊपर प्रेशर है, थोड़ा तुम लोग पे भी है, बट देन गुड है ना यार, कितना बढ़िया चीज सीख रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है, रॉकेट साइंस है, ऐसा भी नहीं है, इजी है मैनेज कर। माने इजी है क्या, मैंने भी थोड़ा मेहनत किया हाँ इजी बनाने के लिए, और तुमने भी कोशिश किया। कल बना था माहौल, तो मेहनत जो करना था ना कल किए थे बढ़िया से, तो आज गुजर गया ठीक से। अब खत्म, अब हो गया। 300 रन का टारगेट है, 40 ओवर में 290 बना दी, 1 विकेट गिरा है, हो गया अब स्टोरी। बोलिए सर, आंसर दे तो दिए थे, फिर से क्या सुनवा रहे, रिपीट करवा रहे और क्या? बोथ डीबीओ एंड प्लान असेट विल डिक्रीज बाई 1300। जर्नल एंट्री मैन्युफैक्चर कर दे, डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं हो रहा है, टू, अरे बोलने तो दे बे, तुम तो बोल दिया, हम तो खुश हो गए कितना बार, थैंक यू। हाँ अब बोल रहे हैं, टू बैंक नहीं हो रहा है। हाँ पेड भले वर्ड है, बट पेड आउट ऑफ, नॉट बाय माय बैंक अकाउंट, बिकॉज मेरा बैंक अकाउंट से तो कंट्रीब्यूशन निकलता है, वो भी हर साल। ग्रेचुइटी तो प्लान असेट से निकलती है। बच्चे लोग यहीं पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, बेचारे लोग समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है क्या नहीं। फाइनल के बच्चे लोग, आप भी करोगे, कल डांटेंगे नहीं, हम बार बार हेल्प करेंगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, दिस इज पे, वो बड़ा लाइन है, इतना हल्का से पढ़ के निकल गई, पढ़ो बड़ा लाइन है वो। दिस इज पेड आउट ऑफ, एक्चुअली बच्चों क्या होता है पेड, तो टू बैंक तो होगा, गोली मार दो साला कुछ हो जाए, लिख टू बैंक तो हम लिखे 11, 12, BCom, CA इंटर, पेड लिखते टू बैंक आता है कि नहीं मन में?
पहला एंट्री टू बैंक, बाकी ऊपर वाला बाद में सोचेंगे। यहां प्लीज टू बैंक नहीं है, पेमेंट प्लान असेट से हो रहा है, तुम थोड़ी दे रहा है। क्लियर हो गया? जर्नल एंट्री लिखना है तो लिख दो, नहीं तो आगे चलो। लिख रहे हो जर्नल? लिखो। के एल छोड़ दे बोल रहे हो? एल और एम कंप्लीट करा के समेट के जाएंगे, मतलब बिखर गया कचरा पूरा रूम में। तो सर ये सब बिखरा है क्या अभी? हाँ, अभी समेटना है। तुम देख लिया कहां कहां पे कचरा है, बस झाड़ू मारना जाकर के। और हम अभी नहीं, जस्ट 10 मिनट। ओके, अब सुनो। हर ईयर एंड में ABCDEFGHIJK होने के बाद, समझ गए? तुमसे इसीलिए पूछा के हो गया, ठीक है? ABCDEFGHIJK होने के बाद बुरा है तो मार उसको, मार। देखो पूरा मेहनत पे पानी फेर दिया, इतना हम लेके गए वहां तक कि अब हमको बोलना है सुंदर। बोला एल लाता है, गजब ही है। हंसी भी आ जाता है, गुस्सा भी आता है। आइए इधर, रेडी है बिटिया? थोड़ा देर देख ले एक बार और सुनो। सब कुछ जब हो जाता है ना, तो एक्चुअली क्या करता है? एक्चुअली जो ये सब चीज मैनेज कर रहा है, बैक ऑफ द माने मेन शो मैनेज करने वाली कंपनी नहीं है। कंपनी तो वही कर रही है जो एक्चुअली बोल रहा है। डॉक्टर है, कंपनी पेशेंट है, डॉक्टर एक्चुअली है, ठीक है? एक्चुअली करता क्या है मैं आपको बताता हूं। वो डिफाइंड ऑब्लिगेशन का बैलेंस शीट अमाउंट, जिसको कैरिंग अमाउंट आप बोलते हो, वो निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है? आपको समझ में आ रहा है कि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का एक ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर करंट सर्विस कॉस्ट ऐड हुआ होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड हुआ होगा, पास सर्विस कॉस्ट ऐड हुआ होगा, कुछ बेनिफिट पे किए होंगे तो वो लेस हुआ होगा, बेनिफिट पेड, है ना? तो वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का जो अलग से लाइबिलिटी वाला लेजर है, नेट वाला नहीं, लाइबिलिटी वाला लेजर है, उसका ना कैरिंग अमाउंट निकाल लेता है। और प्लान असेट का भी कैरिंग अमाउंट निकाल लेता है ईयर एंड में, ABCDEFGHIJK करने के बाद। क्लियर? फिर उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद कोई कल मेरे को पूछा था, वो उज्जवल तुलसियान है बच्चा तुम कि निकल गया तुम क्लास से? है, इधर देखो। फिर क्या होता है मालूम? एक्चुअली क्या करता है, इसका लेटेस्ट वैल्यू निकालता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। एकदम लेटेस्ट एस्टिमेट करके, लेटेस्ट क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, अभी मोर्टालिटी रेट क्या है, आज का इंटरेस्ट रेट का कहानी क्या है, क्या सैलरी का ग्रोथ स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से इसका लेटेस्ट वैल्यू निकालता है। हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। वैसे वो प्लान असेट का भी फेयर वैल्यू निकालता है, दोनों चीज का। हेलो, क्या निकाल रहा है वो? फेयर वैल्यू। ये बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू बैलेंस शीट से लाया है, जो एंट्री कर करके आया है। फिर वो दोनों का फेयर वैल्यू निकालता है, एक्चुअली ये सारा काम करता है। मान लो इसका फेयर वैल्यू आया 14,130, बहुत नजदीक होता है, बिकॉज एक्चुअली बहुत ज्यादा गलत नहीं होता है। इतना साल मेहनत किया है, एब्रप्ट फिगर नहीं आएगा। हर साल ये काम कर रहा है ना वो, तो हर साल वो एकदम लेटेस्ट के नजदीक है, चिंता मत करना। तो इसका आंसर है मान लो 14,130। किसका? डीबीओ का। बुक में कितना वैल्यू था? और आज के दिन फेयर वैल्यू कितना है?
तो 130 का लाइबिलिटी शॉर्ट है कि लाइबिलिटी ज्यादा है? देख लो ठीक से बोलो, माने रियल में ज्यादा है या बुक में ज्यादा है? तो बुक में बढ़ाना होगा ना, मतलब अपने को लाइबिलिटी इंक्रीज करना होगा ना। बच्चों प्लीज समझ जाओ, ये लास्ट बात बेटा आज का, लाइबिलिटी बढ़ाना होगा ना। तो लाइबिलिटी बढ़ाएंगे तो एक लॉस लिखना होगा। लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस यार, तो एक एक्सपेंस लिखना होगा ना। तो ये फिगर आपको क्वेश्चन पेपर दे देगा और ये फिगर आपको मेहनत करके निकालनी पड़ेगी। जैसे प्लस माइनस सिखाए थे ना हम आपको, इतना इतना कल सीखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 130 रुपया, उसको बोलते एक्चुरियल लॉस। कल ये वर्ड आया था और वो उज्जवल बोला था, उसी को लेकर के फिर बात हुई थी। अभी याद आया मेरे को, कोई तो बोला था। हाँ, मैं बोला कुछ सुन तो ले, समझ में तो कुछ आएगा नहीं। अब ना पूरा समझ में आने लायक सिचुएशन बना है। वैसे ही वो प्लान असेट का फेयर वैल्यू निकालता है। मान लो प्लान असेट का फेयर वैल्यू निकला 14,000। रुक जाना भाई, इतना दूर तक कहा जाता है? अभी यहां सल्टा नहीं है, बट आई एम हैप्पी, पर डांटेंगे हम। नब्बे के बारे में बोले, 130 तो तुम लोग बोल दिया ना। 130 का लॉस लिखना पड़ेगा, पहले बोल हाँ। लाइबिलिटी को 130 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाते ही लाइबिलिटी जो बुक्स में 14,000 था वो 14,130 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेकेंड लाइन, असेट जिसका कैरिंग अमाउंट 13,910 था वो अभी फेयर वैल्यू में 14,000 हो गया, तो 90 रुपया का एक्चुरियल गेन हो गया। सर ये सब आपकी बुक्स में नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, मतलब हैपजेड वे में इतना सा चिंदी चिंदी टाइप से दिया है। बुक में जो दिया अगर हम ये नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम जो 1.5 दिन मेहनत की आपके साथ, वो अगर हम नहीं करेंगे तो बुक में जो दिया वो समझ में नहीं आएगा। बट बुक में सब कुछ नहीं दिया हुआ है। समझे क्या बोल रहा हूं? आइए, एक ये 90 रुपया का गेन, नहीं ये 90, फिर वही वो ठीक बोल रहा है बेचारा। ये बात हम बोलेंगे पर 4 बजे बोलिए, ये 90 रुपया का गेन हमको लिखना है। इससे हमारा प्लान असेट बढ़ जाएगा। जो अभी 13,910 है वो 14,000 हो जाएगा बैलेंस शीट के लिए। डन है? देख मैंने क्या लिखा, एक्चुरियल लॉस अकाउंट डेबिट टू डीबीओ। से यस। प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू एक्चुरियल गेन। और दोनों में लॉस भी हो सकता था, दोनों में गेन भी हो सकता था। डरना तो नहीं है। आप तो इतना प्यार से बोले, इतना अच्छा से, मतलब आई बोलते रहा हम वो क्या बोलते हैं, डम फाउंड ना क्या बोलते हैं, वो हो गए हैं कि इतना अच्छा से बच्चा लोग कैसे समझ सकता है। सकते में आ गया मतलब कुल मिला। कल से मार्केट गिरा तो हमको तो पता ही नहीं था। हम जब गए बाहर तो बाप रे बाप क्या हो गया ये। याद है हम तुम लोग से पूछे कितना गिरा रे मार्केट, हमको नहीं पता था। आके देखे तो पोर्टफोलियो का ही उठा पटक हो गया था पूरा। एनीवे टेल मी, आप समझे अच्छे से, 130 का एक्चुरियल लॉस कैसे पैदा हुआ? सर फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी से ज्यादा आ गया। 90 का एक्चुरियल गेन कैसे पैदा हुआ? फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान असेट बुक वैल्यू ऑफ प्लान असेट से ज्यादा आ गया। रिकॉर्ड कर लो दोनों को। कर लिए सर। अब अपना बैलेंस शीट में, अब अपना बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कितना है, असेट कितना है, आप समझे? अब बोलो। लाइबिलिटी 14,130 और असेट 14,000, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में लेटेस्ट वाला लाइबिलिटी रहता है। बिकॉज ABCDEFGHIJK करने के बाद भी वो आदमी एल करता है।
हेलो, और एल में वो यही करता है। क्या करता है वो? हाँ, इसको फेयर वैल्यू पे लेके आ जाता है, तो हर साल का पाप हर साल धो देता है। नहीं समझे? हर साल का पाप हर साल धो देता है। वो पूछा, सर ऐसे तो बहुत ही मिस्टेक होता होगा, जब हर साल का पाप हम हर साल धो देंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक। वो उज्जवल बहुत बेचारा को परेशानी था कि कैसे होता होगा ये सब चीज मैनेज। तो बोला अभी इतना भी मत सोच रहे बाबा, हैं तो हम। तो ये 40 रुपया, अब मैं 40 पे आ गया, वो बेचारा तब से 40 कर रहा है। ये जो 40 रुपया है एक्चुरियल लॉस और एक्चुरियल गेन का नेट अमाउंट। आगे एक सेंटेंस बोल दो कि हमको अच्छा लगे, और एक सेंटेंस ऐड कर दो बिकॉज हमको और खुश होने का मन है। 40 रुपया P&L में जा रहा है, कैसे निकला एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस, समझ में आया? सर हमको नोट लिखाने देना प्लीज, इसका नोट हमको लिखाने देना, उसके बाद क्लास खत्म। 40 रुपया P&L में जा रहा है, कैसे जाएगा P&L में? बोलो, बोला तो कोई बोला अभी अच्छा से? सर वही एम्प्लॉय, सब कुछ तो वहीं डाल रहे हो सर, अलग से तो आप कुछ दिखाने दोगे नहीं, तो वही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को बढ़ा देंगे। लॉस होगा तो बढ़ा देंगे, गेन होगा तो गिरा देंगे। और फाइनली फिर बैलेंस शीट में ये दोनों ने, नहीं बैलेंस शीट में ये दोनों अमाउंट आ जाएंगे। ऑल्दो इनको भी हम नेट करके दिखाएंगे, पर ये दोनों अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में आ जाएंगे, क्योंकि यही तो किए ना एल पॉइंट में। एल पॉइंट में इसको खींच के यहीं तो लेके आए रे बाबा, ये तो था ही, थोड़ा सा फेयर कर दिए उसको, फेयर वैल्यू पे लेके आ गए, समेट दिए सर सब कुछ। एक चीज, 2 चीज बचा हुआ है, आज नहीं पकड़ में आएगा, ठीक है, कल पढ़ेंगे। इसका नोट लिखाना है। कल जब आओगे ना, पूरा ए से एल तक कम से कम 2 बार पढ़ के आओगे, और जैसे ऑफिस में क्लासरूम में बैठोगे एक बार वापस से ए से एल पढ़ लोगे। जब ए से एल पढ़ोगे तो वो दोनों तीनों एग्जाम्पल जो बीच में आए हैं उनको भी गो थ्रू करोगे। लिखो, एट द एंड ऑफ ईच ईयर the actuary क्यों, the company, माने we have to, स्टूडेंट ना, compares carrying amount of asset and liability। नाम अच्छे से लिखना, asset मत बोलना, plan asset, हाँ, liability मत बोलना, DBO बोलना। बोल क्या लिखा? carrying amount of plant नहीं, plan asset, carrying amount of plan asset and DBO with, क्या लिखा? एट द एंड ऑफ द ईयर कंपेयर बोल दिए ना, हाँ तब ठीक है। मेरे को लगा कंप्यूट बोले। कंपेयर्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लान एसेट एंड DBO विथ देयर फेयर वैल्यूज। मजा आया सर पढ़ा करके आज। विथ देयर फेयर वैल्यूज। ईच, 2 डिफरेंस आएगा 2 बार, हाँ। ईच डिफरेंस इज कॉल्ड, क्या सर? कॉल्ड बोलो। ईच डिफरेंस इज कॉल्ड एक्चुरियल लॉस ऑब्लिक एक्चुरियल गेन। स्पेलिंग लिखाऊं कि ठीक है? क्या लिखा? एक्चुरियल लॉस ऑब्लिक एक्चुरियल गेन, फुल स्टॉप। द नेट एक्चुरियल गेन ऑब्लिक लॉस। नेट करने से एक ही बचेगा बेटा, हाँ। विल गो टू P&L
बाई इंक्रीजिंग, बाई एडजस्टिंग कर दो ना, बाई एडजस्टिंग एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। एक बार इधर खाली देखो, कुछ भी नहीं, बस हो गया आज का स्ट्रेस, जितना हमको देना था हम दे दिए आपको। ये खाली इसको लास्ट को देख, एज एट द एंड ऑफ द ईयर ऑब्लिगेशन का भी फेयर वैल्यू निकाला, प्रेजेंट वैल्यू को फेयर वैल्यू बोलते हैं, ऑब्लिगेशन का भी फेयर वैल्यू निकाला वो, और प्लान असेट का भी फेयर वैल्यू निकाला। कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके डिफरेंस को एक्चुरियल गेन और एक्चुरियल लॉस में हम लोग को डालना पड़ेगा। ओके, सो बच्चा पूछ रहा था कि कैसे ये सारा मैनेज होता है, तो आंसर इज बहुत बड़ा झमेला नहीं है, और ईच ईयर वो नजदीक नजदीक लेके जाता रहता है, तो हर ईयर वो अपना अपना पाप धोता जाता है। हाँ, ये मेरा गलती है। अब नेट में तो 40 रुपए का गलती निकला रे बाबा, आप अगर नेट में देखोगे तो 40 रुपए, और इतना तो होगा ही, इतना तो होगा ही। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस और क्या, और आज नहीं पढ़ाना है हमको, अब 4:30 बजे मिलते हैं। अरे सब कुछ मिलाता है, ठीक से देख, पढ़ पूरा ए से एल तक देख। ये रहे एंट्री कैसे पूछता है, डोंट टास्क, ये देख, जो सम बनाया था वो देख, ये देख, और क्या ठीक है, इसी में तो आंसर है, तुम जो पूछा वो यही है। नहीं, दोनों को ऐड करना, पास्ट सर्विस कॉस्ट तो करेंट सर्विस कॉस्ट ही है रे बाबा एक तरह का। अनुपम क्लास ऑफ कर दे।